फुल चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में। और ये हैं वो 6 टॉपिक्स जो हम इस जर्नी के दौरान कवर करेंगे। टॉपिक्स ये सारे साइज में छोटे छोटे हैं और आपके माइंड को रेस्ट मिलता रहे उसके लिए हर एक टॉपिक के बाद आप 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक रिप्रोडक्शन के साथ। टॉपिक के नेम को ही देखें तो उसके अंदर एक डिटेल एग्जिस्ट करती है। री शब्द का मतलब होता है फिर से यानी कि अगेन, और प्रोडक्शन शब्द का मीनिंग होता है कोई चीज बनना यानी कि मेकिंग ऑफ समथिंग। इन दोनों हिस्सों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या मीनिंग हो गया? कोई चीज फिर से बनना। ये हो गई एक बेसिक सी बात इस वर्ड के मीनिंग को लेके। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स नोन एज ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है डेफिनेशन। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही एप्लीकेबल होगा ये प्रोसेस। ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे इस प्रोसेस के अंदर। फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से बनेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल है डेफिनेशन। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब इसको सपोर्ट करते हुए। इस प्रोसेस के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में ही हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि पहला हो गया ह्यूमन गिविंग बर्थ टू बेबी, एक इंसान का बच्चे को जन्म देना। दूसरा हो गया काउ गिविंग बर्थ टू काफ। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो हमारे आसपास, जैसे डॉग्स बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी एक उदाहरण है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं इसके। तो इस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक नेचर की बात करें अगर हम, तो स्टेटमेंट कहता है दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डीएनए गेट्स कॉपीड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जब भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो जो डीएनए है पेरेंट्स का, उसका मैक्सिमम पोर्शन कॉपी हो जाएगा और वो किस में जाएगा? ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में। अब ये पूरी बात ट्रू होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी स्पीशी की बात कर रहे हो। चाहे वहाँ पे इंसान बच्चे को जन्म दे रहा हो, चाहे गाय अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, या फिर कोई भी और स्पीशी, सब में अपना अपना अलग अलग डीएनए कॉपी होगा। जो कि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब जब ऐसा होगा तो ये भी इंश्योर होगा कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस का रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है अपने आप में। तो इसी पॉइंट से हम ये देख सकते हैं कि जब भी ऐसा हो तो जिस किसी भी स्पीशी की नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो पिछली जनरेशन जैसी ही होगी। माने कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं एग्जिस्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में पिछले जनरेशन के मुकाबले, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और चेंजेस अगर होंगे ही नहीं तो भी बहुत ज़्यादा अजीब होगा। क्योंकि अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे तो अगली जनरेशन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट दिखने लगेगी। मान लो आईज़ का जो लोकेशन है बॉडी में वो ही बदल गई बच्चे की, चेहरे के आगे की जगह चेहरे के पीछे चले गए, अजीब हो जाएगा। या फिर आइज़ का नंबर चेंज हो गया, पेरेंट्स में 2 थी बच्चे में 3 हो गई, बहुत अजीब हो जाएगा। एक ही डिटेल चेंज हुई है बॉडी में, जबकि ऐसा नहीं होता है। वहीं पे अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही सेम होते पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में, तो भी अजीब होता। कि नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो एज इट इज़ पेरेंट्स के जैसी ही होती, वो भी बहुत अजीब होता। कि किसी भी एक स्पीशी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एक जैसे ही दिखाई देते 100%। तो ये दोनों ही सिचुएशंस नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ दैट फाइन बैलेंस, वो जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का। एक अगर अंदाज़ा आपको लेना हो तो कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स से 95% कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ 5% चेंज आ रहा है वहाँ पे। जिससे एक बढ़िया चीज़ हो रही है कि नेक्स्ट जनरेशन पिछली जनरेशन से मैच भी करती है काफ़ी, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी सी डिफरेंट भी है। जिससे हो क्या रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन स्टेबल बन रही है। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और सोचें और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के कुछ और सिग्निफिकेंस की बात सोचें, तो उसका आंसर तो हम खुद से भी जान सकते हैं कि मान लो अगर पूरी दुनिया में रिप्रोडक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस चीज़ के क्या इफेक्ट्स होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम जानते हैं कि कोई भी स्पीशी जो है दुनिया में, उसका लाइफ स्पैन तो क्या है, लिमिटेड है। बट अगर वो स्पीशी पूरे लेवल पे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करती है तो जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कभी आएगी ही नहीं। और जब ये काम दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ होगा तो किसी भी स्पीशी की नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी, विच मीन्स अर्थ पे एक समय के बाद लाइफ एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगी। यानी कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप में स्पीशीज के कंटिन्यूएशन को अलाउ करता है। अब इसी नोट पे हम बात फिनिश करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बेसिक डिटेल्स के बारे में। एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एक नाम है प्रोक्रिएशन और एक और कॉमन नाम है ब्रीडिंग। तो ये दो नाम भी आप ध्यान रखिएगा।
अब रिप्रोडक्शन वर्ड के ऊपर तो हमने एक प्रॉपर बात कर ली है। अब हम चलेंगे टॉपिक में आगे, जहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स की, वो 2 मेजर कैटेगरीज जिसके अंदर ये प्रोसेस डिवाइड होता है। तो जिस बेसिस पे ये 2 कैटेगरीज के अंदर डिवीजन होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करने के अंदर वहाँ पे कितने पेरेंट्स आएंगे उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम उन एग्जाम्पल्स को देखें जिनकी हमने बात करी थी टॉपिक के पहले पार्ट में, जैसे कि ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हमारे घर में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हम अपने फादर और मदर को देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है जहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने के अंदर, और उस कैटेगरी का नाम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि दूसरी कैटेगरी जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स ऑपोजिट जेंडर्स के इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, कैट्स। बात यहाँ पे समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है अमीबा का, जो कि एक एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और पाया जाता है पानी के अंदर। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वहीं पे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पोटैटो यानी कि आलू, या फिर जिंजर यानी कि अदरक, या फिर टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक ही पेरेंट की जरूरत होगी। अब ये बात देखी जाए तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात होने के बाद ये और देख लेते हैं कि इन दोनों मेथड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसमें पहली बात तो है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के ऊपर, यानी कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा प्रोसेस कम कॉम्प्लेक्स है। तो इसके ऊपर तो शायद आप भी इस वक्त आंसर कर सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में क्योंकि सिंगल पेरेंट को इन्वॉल्व करता है तो वो एक सिंपलर प्रोसेस हो गया, लेस कॉम्प्लेक्स हो गया। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि 2 पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है वो अपने आप में एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। ये तो हो जाता है हमारा एक पॉइंट। एक दूसरा भी पॉइंट है यहाँ पे जो बात करता है वेरिएशंस के बारे में, जो कि होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो बदलाव बच्चे के अंदर आते हैं पेरेंट्स के कंपैरिजन में, वो भी किस में ज़्यादा होंगे और किस में कम होंगे। इसमें भी आप गैस कर सकते हैं और आपका गैस करेक्ट होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होंगे, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसमें बदलाव के चांसेस कम होंगे। तो ये हो जाती है हमारी एक बात कंप्लीट ऑन द 2 मेजर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। आई होप आपने सारे रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए। ये हो जाता है आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट। तो वेल डन टू यू। ब्रेक लेना है तो वीडियो पॉज करके इस पॉइंट पे ले लो, क्योंकि मैं एंट्री करने जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और इसके पहले हिस्से में हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम समझेंगे एक सिंपल से क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट में। तो शुरू करते हैं बात अपनी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे कैटेगरी आएगी उसका नाम क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये कौन सी कैटेगरी हो गई? ये बेसिकली हो गए सारे प्लांट्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी कैटेगरी में ब्रेक डाउन तो होगा ही। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ब्रेकेज होता है कैटेगरीज में वो है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट वेदर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑटोमेटिक और मैनुअल। यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है या फिर उसको मैनुअली करा जा रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे पहले मैनुअल होने वाले प्रोसेस की, जिसको बुलाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से। अब इस प्रोसेस के अंदर आगे जाने से पहले ये जान लो कि ये प्रोसेस नेचुरली भी होता है, बट हमने इसको मैनुअल की कैटेगरी में इसलिए पुट किया है क्योंकि मोस्टली इसको मैनुअली ही करा जाता है, और उसका कारण ये है कि रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं जब इसको मैनुअली करा जाता है। और इसको मैनुअली करने का तरीका ये होता है कि इसमें प्लांट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे एक कट लगाया जाता है, जैसे कि वो रूट में हो सकता है, या फिर वो स्टेम में हो सकता है, या फिर वो लीफ में हो सकता है। इन तीनों कैटेगरीज को ध्यान रखने का एक सिंपल सा तरीका है। हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ चले हैं। सबसे पहले क्या आ गया नीचे? रूट। फिर ऊपर क्या आ गया? स्टेम। और फिर सबसे आखिरी में कौन सा आ गया पार्ट? लीफ। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के इंटरेस्टिंग वाले पार्ट में। तो वो प्लांट्स जिसमें रूट वाले पार्ट में कट लगाया जाता है उनको बुलाया जाता है ट्यूबर्स के नाम से, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पोटैटो,
जिसमें पोटैटो में सर्टेन पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं पोटैटो आई, जिसको आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में। कुछ समय तक जब पोटैटो को छोड़ दिया जाता है तो इस वाले पार्ट में ही रूट निकल जाता है, और इसी पार्ट को जब हम काट के ज़मीन में बो देते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है, जो कि अपने आप में काफ़ी कमाल की बात है। इसी तरह के और भी ट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जिंजर यानी कि अदरक, या फिर टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये तो बात हुई ट्यूबर्स की। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिसमें कट लगाया जाता है प्लांट के स्टेम वाले पार्ट में। इस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स का कोई नेम तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एग्जाम्पल्स इसके ऐसे हैं जो शायद आपने सुने ही होंगे। रोज़ एक प्लांट है जिसकी कटिंग्स लगाई जाती हैं, या फिर मनी प्लांट, जो अगेन एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जो बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू हो जाता है। इसकी कटिंग्स पानी में भी अगर लगा दी जाएं तो भी ये प्लांट आसानी से फ्लरिश करता है। अब चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तीसरी और आखिरी कैटेगरी पे, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है बाय मेकिंग अ कट इन द लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पहली बात तो ये है कि इस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स का भी अपना कोई प्रॉपर नेम नहीं है, तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल की ही बात करेंगे, और एक ही एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो वो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम प्लांट, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं लीफ की आउटर बाउंड्री पे अलग अलग जगह पे छोटे छोटे प्लांट्स पैदा हो जाते हैं। इनको पैदा करने का तरीका बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। इसी पोर्शन को अगर हम कट करके ज़मीन में लगा दें प्रॉपर्ली, तो हर एक पोर्शन से एक नया प्लांट पैदा हो सकता है। अब ये हो जाता है हमारा आधा क्लासिफिकेशन कंप्लीट, जिसमें हमने बात कर ली उन सारे प्लांट्स के बारे में जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैनुअली कराया जाता है। अब समय आ जाता है अपने क्लासिफिकेशन के दूसरे हिस्से पे जाने का, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होता है, यानी कि अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात यह है कि यहाँ पे कोई कैटेगरी का नेम एग्जिस्ट नहीं करता है अभी, बल्कि एक और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे फर्दर सब डिविजन होता है। ऑल्सो इस पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आंसर कैसे करना है वो टॉपिक के एंड में एक एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। तो क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ द वे बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे दो कैटेगरीज बनेंगी, जिसमें पहली कैटेगरी होती है जिसमें एक बर्ड की आउटग्रोथ होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें स्पोर्स आर प्रेजेंट दैट अलाउ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बर्ड आउटग्रोथ करने वाली कैटेगरी का नाम है बडिंग, जिसके एग्जाम्पल का प्लांट होता है हाइड्रा प्लांट। ये है इसकी इमेज। ये एक ऐसा प्लांट है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये दिखाई देता है स्टोन्स के ऊपर, और ये है इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमें दिखाई देता है कि एक फुल ग्रोन हाइड्रा प्लांट प्रेजेंट है, और फिर उसी हाइड्रा प्लांट की लाइफ में कोई एक स्टेज आती है जब उसके किसी बॉडी पार्ट पे एक छोटी सी कली निकल के आ जाती है। फिर जैसे जैसे समय पास होता है वो वाली कली एक फूल में नहीं बदलती है, इनफैक्ट वो एक फुल ग्रोन हाइड्रा प्लांट में कन्वर्ट होने लगती है, और जिस पॉइंट पे वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है उस पॉइंट पे वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो कलियां नॉर्मली इस तरह से ग्रो नहीं करती हैं। नॉर्मली वो कन्वर्ट होती हैं एक फ्लावर में, और फिर वो फ्लावर एक सर्टेन पॉइंट्स के बाद प्रोवाइड करता है सीड्स, जिनको उगाया जाता है सॉइल के अंदर, और तब जाके मिलता है हमें एक न्यू प्लांट। तो यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोसेस ही हो रहा है जिसको हम कहते हैं बडिंग। ये तो बात हो जाती है बडिंग के बारे में। अब बात करते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी की, जिसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। इस कैटेगरी को नाम दिया जाता है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है फर्न प्लांट, जिसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि लीव्स के पीछे वाले पार्ट पे पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर ही हैं जिनको हम स्पोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि इन प्लांट्स में कोई बड और फिर फ्लावर और फिर उसमें सीड, वो पूरा प्रोसेस नहीं होता है। तो ये स्पोर्स ही हैं जो इसके सीड का काम करते हैं। वहीं पे एक और उदाहरण देखें तो वो है राइजोपस प्लांट, जिसमें फर्न के जैसे ही स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन अ ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटे से गोल स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है ब्लॉब, जो कि प्रेजेंट होता है एक स्टिक जैसे स्ट्रक्चर पे, जिसको हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। और इसको हम इस इमेज में भी देख सकते हैं जहाँ पे हजारों छोटे छोटे राइजोपस प्रेजेंट हैं। अब राइजोपस एक ऐसा प्लांट है जो वार्म और ड्राई हैबिटेट, यानी कि गर्म और सूखे एरियाज में पाया जाता है, जैसे कि सॉइल यानी कि मिट्टी। तो ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर इन प्लांट्स। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। रिवीजन टॉपिक के साथ करते रहना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, तो आई एम होपिंग कि आप ये कर रहे हैं। ये हो जाती है आपके सेकंड टॉपिक के फर्स्ट हाफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कंप्लीट।
और अब हम बिना ब्रेक लिए चलेंगे इसी टॉपिक के सेकंड हाफ में, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के पोर्शन के अंदर। बुक के अंदर ये टॉपिक भी एक बड़े ही डिफिकल्ट फॉर्मेट पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिया गया है, जबकि हम इसको एक बड़े ही इजी फॉर्मेट क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट में सीखेंगे। अब क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर कौन सी कैटेगरी आएगी वो तो हम कॉमन सेंस से देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि ये वो सारे एनिमल्स हैं जो कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, यानी कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। अब एक सेकंड के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ध्यान करो, तो उसमें जो पहला क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे ब्रेकेज होता था वो था बेस्ड ऑन द फैक्ट की रिप्रोडक्शन मेथड ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। यहाँ पे वो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने नंबर ऑफ सेल्स से कोई एक ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके बेसिस पे बनेंगे यहाँ पे पहली कैटेगरीज। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताते हैं। मैं आपको इस वक्त यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2 कैटेगरीज बनेंगी, तो क्या अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या होगा? अगर बात हो रही है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स की, ये बात हमने वहां पे पढ़ी है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बनता है। शायद करेक्ट सोच रहे हो, पहली कैटेगरी आएगी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बनते हैं, और दूसरी आएगी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स। इजी वाली यानी कि लेफ्ट वाली साइड से बात शुरू करेंगे तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस का नाम होता है फिजन। प्रोसेस में होता यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्ट्स में, और क्योंकि फिजन के नीचे का जितना भी क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी इजी है तो हम इसकी पूरी बात यहीं पे कर लेते हैं। अब फिजन प्रोसेस के बारे में हमें इतना तो पता चल गया कि हमेशा न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनिज्म का वो ब्रेक होगा सर्टेन नंबर ऑफ पार्ट्स में। इसी नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे ये फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज के अंदर। ये आने वाली जो 2 कैटेगरीज हैं इनका भी डिफरेंस जो है वो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो। अब सोच के देखो ज़रा कि अगर कोई चीज़ कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में टूटती है तो वहाँ पे सबसे छोटे नंबर ऑफ पार्ट्स क्या पॉसिबल है? 2 पार्ट्स। और दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी जिसमें 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक होगा। और यही डिफरेंस है यहाँ पे आने वाली कैटेगरीज का। नेमिंग भी इनकी बहुत ही बढ़िया दी गई है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्ट्स। जहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है उस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी माने के 2। जहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक होता है न्यूक्लियस उसको कह दिया गया मल्टीपल फिजन। तो यहाँ तो आपको नाम से ही इसकी डेफिनेशन याद रह जाएगी। अब इन दोनों कैटेगरीज के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अमीबा, जिसके बारे में हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान भी बात करी थी, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाया जाता है। इसका न्यूक्लियस भी 2 हिस्सों में टूटता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस वाली डायग्राम में कि पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूटा और फिर अगले स्टेप में बन गए उसके 2 सेल्स, जिसमें दोनों सेल्स में एक एक न्यूक्लियस चला गया। तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म से बन गए 2 ऑर्गेनिज्म। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है लीशमेनिया के अंदर भी, जो कि अगेन एक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी पहचान मोस्टली इस टेल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा करी जाती है जो लोकेटेड होती है इसकी बॉडी के एंड पार्ट पे। ये तो बात हुई बाइनरी फिजन की। अब अगर हम जाए मल्टीपल फिजन के एग्जांपल्स की तरफ, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जिसकी बात हमने कई सारी जगह करी है, जो एक मलेरिया करने वाला पैरासाइट है। अब इसके केस में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, और जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड होगा उतने ही सेल्स बनेंगे फिर इस वाले ऑर्गेनिज्म के। तो ये हो जाती है बात हमारी यूनिसेल्युलर एनिमल्स में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि हमारा लेफ्ट हाफ ऑफ द क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने राइट हाफ ऑफ द क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि अब हम देखेंगे ऐसे एनिमल्स जो मल्टी सेल्युलर हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट कैटेगरी का नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे है एक और क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे अब ब्रेकेज होगा आगे चल के, और वो क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब अगेन याद रखने का तरीका आसान है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त कि यहाँ पे 2 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन होगा, और क्योंकि अब आपको पता है कि ब्रेकेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ है, तो क्या 2 कैटेगरीज पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ पे? पहले वाला क्या हो जाएगा, सिंपल, और दूसरी कैटेगरी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एडवांस्ड या फिर कॉम्प्लेक्स। तो जो पहले वाले हैं यानी कि सिंपल मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, उनके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के तरीके का नाम है फ्रेगमेंटेशन, और वहीं पे जो दूसरे वाले हैं यानी कि एडवांस्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उनके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के तरीके का नाम है रीजेनरेशन। पहले फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसके केस में तो जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तब जाके वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म का हर एक इंडिविजुअल पार्ट सेपरेटली ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है,
और धीरे धीरे ग्रो करते हुए वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, जिसको हम देख सकते हैं इस इमेज में, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, पानी के अंदर पाया जाता है। इसके फुल ग्रोन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोपिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे छोटे छोटे सेल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, और सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे ये छोटे हिस्सों में टूट जाता है। फिर यही सारे इंडिविजुअल हिस्से आगे चल के फुल ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेते हैं। एक और उदाहरण अगर देखें फ्रेगमेंटेशन का, तो वो है कोरल्स, जो कि अगेन पानी के अंदर पाए जाते हैं, या फिर स्पॉन्जेस, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं और पानी में ही पाए जाते हैं। ये तो बात हो जाती है फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स की। अब यहीं पे अगर हम चलें दूसरी तरफ, यानी कि रीजनरेशन की तरफ। अब रीजनरेशन प्रोसेस कौन से एनिमल्स को इन्वॉल्व करेगा? जिनकी बॉडी एडवांस स्ट्रक्चर की होगी, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके बॉडी पार्ट्स क्लियरली हमें दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जैसा कि हम देख सकते हैं प्लेनेरिया के इस डायग्राम में भी, जिसमें हमें दिखाई देते हैं 3 क्लियर पार्ट्स, हेड, मिडिल पार्ट एंड द टेल। अब रीजनरेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें देखो जैसे ऑर्गेनिज्म 3 हिस्सों में टूट गया, तो हर हिस्से में इंडिविजुअली ये एबिलिटी है कि वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग है। इसका एक और उदाहरण है छिपकली की पूंछ। अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो वापस रीग्रो कर सकती है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जो उसका टेल का पार्ट है उससे एक पूरी छिपकली ग्रो कर जाएगी। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर जेनेटिक्स फील्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम इसे सोचो ध्यान से, तो ये कुछ ऐसी बात है कि अगर किसी इंसान का हाथ कट जाए या पैर कट जाए तो वो वापस रीग्रो कर सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग बात होगी, ऑल्दो अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अच्छा, एक सेकंड के लिए इस क्लासिफिकेशन को अगर तुम देखो, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलें इस क्लासिफिकेशन में, तो इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती रहती है। जैसे कि अमीबा और लीशमेनिया सबसे सिंपल थे, फिर प्लाज्मोडियम उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर स्पाइरोगाइरा उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर प्लेनेरिया सबसे कॉम्प्लेक्स। और यहीं से आता है हमारा आखिरी सवाल, जो कि ये कहता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं? तो पहली बात तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं कैट्स, डॉग्स, ह्यूमंस, जो कि अगर देखा जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी पार्ट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपलर प्रोसेस है। तो इसी कारण से उन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, जिसका जिक्र हो चुका है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइप्स के अंदर, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी पॉइंट पे बात हो जाती है कंप्लीट हमारी ऑन द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। इसी के साथ आपका दूसरा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो वेल डन टू यू ऑन कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप वीडियो पॉज करके एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक बिल्कुल ले सकते हैं। और अब हम चलेंगे अपने चैप्टर के तीसरे और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यूबर्टी की तरफ। एक ऐसा टॉपिक है जो टीनेजर्स के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टीनेजर को इसकी सारी डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यूबर्टी वर्ड को डिफाइन करें तो स्टेटमेंट होता है द टाइम ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स व्हेन द जनरल बॉडी ग्रोथ स्लोज डाउन एंड द चेंजेस रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन टेक प्लेस इन बॉडी। पोर्शंस देखते हैं इसके अलग अलग। टाइम ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स। अब टीनेज एक ऐसी एज है जो मोस्टली 16 ईयर्स यानी कि 16 साल की एज के साथ एसोसिएट करी जाती है, लेकिन एक्चुअली जो इसकी रेंज है वो है 10 ईयर्स टू 16 ईयर्स। When the general body growth slows down and the changes related to sexual maturation take place in body. सेकेंड स्टेटमेंट अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बॉडी की जनरल ग्रोथ है, यानी कि जिस तरह से बॉडी जनरली ग्रो कर रही थी 10 ईयर्स के एज से पहले या फिर प्यूबर्टी के आने से पहले, वो तो स्लो डाउन हो जाएगी वहाँ पे। जिसमें अगर कुछ एग्जाम्पल्स लें तो 2 तरह के चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी से पहले होते हैं। पहला है हाइट से रिलेटेड और दूसरा है टीथ से रिलेटेड। हाइट के केस में हमारी हाइट रेगुलरली इंक्रीज करती है प्यूबर्टी से पहले, और टीथ की बात करें तो हमारे जो पुराने टीथ हैं जिनको हम कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, वो गिर जाते हैं और फिर आते हैं नए टीथ जो कि टोटल होते हैं 32 इन नंबर, और फिर वो पूरी लाइफ हमारे साथ रहते हैं। तो ये जो दोनों चेंजेस हैं जो कि जनरल बॉडी ग्रोथ है, वो मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस हो जाते हैं प्यूबर्टी से पहले ही।
ये तो बात हो जाती है सेकंड फ्रेज की, जहाँ पे हमने बात करी कि जनरल बॉडी की ग्रोथ कौन कौन से एरियाज में हो रही थी। ये हो जाते हैं स्लो डाउन। और अब प्यूबर्टी की स्टेज में यानी कि 10 से 16 साल की एज के बीच में अब कौन से चेंजेस होने लगेंगे? चेंजेस रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन इन द बॉडी। अब सेक्सुअल मैच्योरेशन के चेंजेस कौन कौन से होते हैं इसकी एक पूरी लिस्ट देखते हैं मेल्स और फीमेल्स में। इसमें हम टोटल 9 चेंजेस की बात करेंगे, जिसमें 3 चेंजेस तो दोनों जेंडर्स में ही होते हैं और फिर 3 चेंजेस होते हैं ओनली इन गर्ल्स एंड 3 अगर ओनली इन बॉयज। तो बात शुरू करते हैं इसमें दोनों जेंडर्स में होने वाले चेंजेस में। सबसे ऊपर से स्टार्ट करें अगर बॉडी में, तो चेहरे पे और लिम्स पे, लिम्स यानी कि हाथ और पैर। पहला चेंज इनके ऊपर आता है जो कि है थिन हेयर यानी कि पतले बालों का आना, जो कि मेल्स के केस में आते हैं ज़्यादा और फीमेल्स के केस में आते हैं कम। अब फेस के बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे आर्मपिट के एरिया में, जो कि है हाथ के नीचे का गड्ढे वाला एरिया। एंड एट द सेम टाइम जेनिटल एरिया यानी कि वो एरिया जो हमारी थाइस के बीच में होता है। इन दोनों ही एरियाज में आते हैं थिक हेयर यानी कि मोटे बाल। इसके बाद अगर बात करें आखिरी चेंज की जो दोनों जेंडर्स में होता है, तो वो है जेनिटल एरिया में जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट, यानी कि वो पार्ट जो हमारे थाइस के बीच में है। वहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों के केस में ही उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अपने अपने, वो ग्रो करने लगते हैं, उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मेल्स के केस में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, और वहीं पे फीमेल्स के केस में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि वेजाइना और यूट्रस। तो उन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है। ऑल्सो इन ऑर्गन्स की जो प्रॉपर वर्किंग है उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। ये तो हो गए वो 3 चेंजेस जो दोनों ही जेंडर्स में देख सकते हैं हम प्यूबर्टी स्टेज के दौरान। अब बात करते हैं उन चेंजेस की जो दिखाई देते हैं ओनली इन द केस ऑफ गर्ल्स। तो इसमें 3 चेंजेस की बात करेंगे। पहला तो है ब्रेस्ट पोर्शन में, यानी कि गर्ल्स की बॉडी में वो हिस्सा जो उनके चेस्ट के पोर्शन पे होता है, जिसको हम देख सकते हैं इस इमेज में। चेंज एग्जैक्टली यहाँ पे ये होता है कि इस पार्ट का जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। फिर दूसरा चेंज होता है निप्पल्स के पोर्शन में, जो कि एक पार्ट है विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। अब इसमें चेंज एग्जैक्टली ये होता है कि इस पोर्शन के अराउंड जितनी भी स्किन आती है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होने लगता है, जिसको हमने कह दिया डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द निप्पल्स। वहीं पे तीसरे और आखिरी चेंज की बात करें तो वो अकर करता है वेजाइनल ओपनिंग वाले एरिया में, जिसमें चेंज ये होता है कि दैट देयर इज अ स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको आसान भाषा में पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल में तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अभी एक डिटेल बता देते हैं इसके अंदर कि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के केस में बॉडी जो है वो मंथली बेसिस पे और एक सर्टेन टाइम ऑफ द मंथ पे एक सर्टेन लिक्विड का डिस्चार्ज करती है। और ये हो जाते हैं वो 3 चेंजेस जो होते हैं गर्ल्स में ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। अब देखते हैं आखिरी के 3 चेंजेस जो होते हैं बॉयज के केस में। इसमें पहला चेंज होता है चिन और चीक्स के एरिया में। चिन यानी कि ठोडी और चीक्स यानी कि गाल। चेंज यहाँ पे एग्जैक्टली ये होता है कि थिक हार्ड हेयर आता है बियर्ड के फॉर्म में, यानी कि दाढ़ी के रूप में। अब जिस हेयर की बात करी थी हमने सेकंड पॉइंट के अंदर, वो तो था थिक हेयर। यहाँ पे है थिक हार्ड हेयर, यानी कि यहाँ पे जो हेयर आएगा वो हार्ड भी होगा, जिसको आप समझ सकते हैं अगर आप किसी मेल की दाढ़ी को फील करके देखें। वहीं पे दूसरा चेंज आता है मेल की वॉइस के अंदर, जिसमें चेंज ये होता है कि उसकी वॉइस या तो क्रैक करने लगती है या फिर थोड़ी सी हैवी हो जाती है। क्रैक का मतलब है कि थोड़ी सी ब्रेक होने लगती है, और हैवी का मतलब है कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। आप इसको इजीली ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आप मेल्स में बच्चों की आवाज़ को देखें और वहीं पे दूसरी तरफ बड़ों में मेल्स की आवाज़ को देखें, तो वो डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तीसरा और आखिरी चेंज बॉयज़ के केस में आता है पेनिस वाले पोर्शन में, जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, जिसमें चेंज ये आता है कि द पेनिस स्टार्ट्स गेटिंग एनलार्ज्ड एंड एरेक्ट। एनलार्ज से मतलब हो गया कि उसका साइज बड़ा होने लगता है, और इरेक्ट का मतलब है कि वो टाइट होने लगता है या फिर स्ट्रेट हो जाता है। इस पार्ट के बारे में भी डिटेल में बात होगी इन द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हो जाती है बात उन सारे चेंजेस के बारे में जो होते हैं मेल्स और फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान। ये तो बात हो गई हमारी प्यूबर्टी के एग्जाम्पल्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं प्यूबर्टी के नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, यानी कि कौन सी ऐसी बिहेवियर डिटेल्स हैं जो वो दिखाता है। तो जितने भी चेंजेस की हमने बात करी जो प्यूबर्टी के दौरान होते हैं किसी में, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला फैक्टर है टाइमिंग से रिलेटेड, यानी कि वो एग्जैक्ट टाइम जिसमें किसी की भी लाइफ में प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। अगर एक प्रॉपर रेंज दें तो गर्ल्स के केस में इसकी रेंज होती है 10 ईयर्स टू 14 ईयर्स, यानी कि इसके दौरान कभी भी ये चेंजेस स्टार्ट हो सकते हैं। वहीं पे बॉयज़ के केस में इसकी रेंज कुछ और है, दैट इज़ 12 टू 16 ईयर्स,
और अगेन इस रेंज में ये चेंजेस कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, 12 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में। दूसरा फैक्टर जो अलग होता है वो है ड्यूरेशन, यानी कि वो पूरा टाइम जिसमें ये सारे प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस किसी की भी बॉडी में आते हैं वो भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के केस में हो सकता है कि 2 साल में ही सारे प्यूबर्टी के चेंजेस आ जाए, और वहीं पे किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वही चेंजेस 5 साल में आए। और यही वो रेंज भी है जो प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस की होती है, यानी कि 2 से 5 साल के बीच में वो चेंजेस आ जाते हैं। तीसरा और आखिरी फैक्टर है अमाउंट, यानी कि जिस क्वांटिटी में ये प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस आते हैं ये भी अलग अलग लोगों में अलग अलग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्स के केस में किसी के दाढ़ी कम आएगी, किसी के दाढ़ी ज़्यादा आएगी, किसी की वॉइस कम क्रैक करेगी, किसी की वॉइस ज़्यादा क्रैक करेगी, किसी के पेनिस का साइज़ छोटा होगा, किसी के पेनिस का साइज़ बड़ा होगा। एंड सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो, किसी के ब्रेस्ट का साइज़ छोटा होगा, किसी के ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होगा, किसी के निप्पल्स के अराउंड कम डार्कनिंग होगी, किसी के निप्पल्स के अराउंड ज़्यादा डार्कनिंग होगी। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि प्यूबर्टी के जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है और अमाउंट है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। और ये हो जाती है बात हमारी प्यूबर्टी के नेचर से रिलेटेड। अब टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पे आ गया है, तो एक आखिरी सवाल आता है कि प्यूबर्टी का पर्पस क्या है। तो पर्पस देखने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी चीज़ को हटा दो लाइफ से। तो प्यूबर्टी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होगी, और अगर बॉडी सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगी तो वो एक समय पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आएगी, यानी कि जो अगली पीढ़ी है इंसान की वो ही नहीं आएगी, विच मीन्स कि इनडायरेक्टली स्पीशी के कंटिन्यूएशन को अलाउ करता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज से रिलेटेड एक कॉशन भी है, यानी कि एक ऐसी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो बात कहती है दैट वन शुड नॉट लेट फ्रेंड्स और एनीवन एल्स टच वंस प्राइवेट पार्ट्स विदाउट वंस कंसेंट। इफ समवन डज दिस विदाउट कंसेंट देन वन शुड टेल पेरेंट्स, टीचर और समवन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि किसी भी टीनेजर को बिना अपनी इच्छा के अपने किसी भी दोस्त को या फिर किसी को भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने को अलाउ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बिना आपकी इच्छा के ऐसा करता है तो आपको ओपनली अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को या फिर किसी भी ऐसे जने को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसको ओपनली बताना चाहिए। और इसी नोट पे बात हो जाती है हमारी कंप्लीट प्यूबर्टी टॉपिक के ऊपर। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा तीसरा टॉपिक, यानी कि हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया बात है, एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इस पॉइंट पे आपका एक बड़े वाला ब्रेक बिल्कुल बनता है। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर के सेकंड हाफ में और बात शुरू करेंगे फोर्थ टॉपिक के फर्स्ट पोर्शन, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। टॉपिक ये ऐसा है जो आपको पता होना ही चाहिए। ये है इस टॉपिक के नोट्स की शीट, डायग्राम बेस्ड टॉपिक है ये है इस टॉपिक की इमेज और ये है इस टॉपिक का सिंप्लीफाइड डायग्राम। इसी में आते अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन स्टेटमेंट, यानी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर कहा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता क्या है। स्टेटमेंट कहता है सेक्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स नोन एज एग्स एंड अलाउ द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द एग्स विद मेल जर्म सेल। पार्ट समझते हैं इसके अलग अलग। पहला पार्ट कहता है सेक्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, यानी कि इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर आने वाले ऑर्गन्स को कहा जाता है सेक्स ऑर्गन्स। बात करेक्ट भी है क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड फ्रेज कहता है टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स दैट इज एग्स, यानी कि इस ऑर्गन सिस्टम का प्राइमरी काम है टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स, जिसको बुलाया जाता है एग्स के नाम से। और तीसरा और आखिरी फ्रेज कहता है एंड अलाउ द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द एग्स विद मेल जर्म सेल, यानी कि जो एग्स इस ऑर्गन सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उसमें से किसी एक एग को मेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करना सेकंड काम है इस ऑर्गन सिस्टम का। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये काम कंप्लीट किए जाते हैं। सबसे पहले पार्ट जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे वो है ओवरी, जो कि जैसा हम देख सकते हैं होते हैं शेप में ओवल और क्वांटिटी में होते हैं 2 इन नंबर। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर बर्थ से ही हजारों इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं फीमेल जर्म सेल, जिनमें से हर एक में ये कैपेबिलिटी है कि अगर वो एक मेल जर्म सेल से फ्यूज करते हैं तो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसके दो फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन तो इसका है टू कंटेन फीमेल जर्म सेल्स दैट इज द एग्स विच मैच्योर एट प्यूबर्टी एंड आर रिलीज्ड वंस अ मंथ, यानी कि उन सारे एग्स को अपने अंदर कंटेन करना जो प्यूबर्टी स्टेज के स्टार्ट होने के साथ हर महीने में एक एक करके रिलीज होते हैं। दूसरा फंक्शन इसका है कि ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसका काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल
यानी कि वो साइकिल जो प्यूबर्टी की स्टेज के बाद फीमेल्स में हर महीने होती है, उसकी टाइमिंग का ध्यान रखता है ये हार्मोन। एग्जैक्टली कब वो साइकिल स्टार्ट होगी वो इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काम होता है टू स्टॉप यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियो ग्रोथ टाइम। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शंस जो किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट यानी कि यूट्रस के द्वारा, सो एज टू पुश द बेबी आउट। उनको ये इंश्योर करता है कि जिस वक्त बच्चा बड़ा हो रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, और वो उसी पॉइंट पे हो जिस वक्त बेबी पूरा ग्रो हो चुका है और उसके बॉडी से बाहर निकलने का टाइम आ चुका हो। नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले उन एग्स के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जो ओवरी प्रोड्यूस करती है। इन एग्स को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है फीमेल जर्म सेल। पहचान की बात करें तो ये राउंड इन शेप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ये ओवरी के द्वारा, और काम इनका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दैट इज टू फ्यूज विद द मेल जर्म सेल टू फॉर्म द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट इज द चाइल्ड, एंड दैट फर्स्ट सेल इज नोन एज द जाइगोट। यानी कि न्यू बॉर्न का यानी कि बच्चे का जो पहला सेल प्रोड्यूस होता है उसको बुलाया जाता है जाइगोट, और वो बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ एग दैट इज द फीमेल जर्म सेल विद द स्पर्म दैट इज द मेल जर्म सेल। ऑल्सो ये सारे एग्स जब तक ओवरी के अंदर रहते हैं तब तक ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होते हैं, और इस वक्त इनको बुलाया जाता है ओसाइट्स के नाम से। वहीं पे जो इनकी अगली स्टेज है जो आती है जब ये नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जब ये मेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब इनको बुलाया जाता है ओवम के नाम से, जिसका प्लूरल होता है ओवा। की तीसरी और आखिरी स्टेज तब होती है जब ये जाते हैं तीसरे पार्ट में यानी कि यूट्रस में, जहाँ पे ये मेल जर्म सेल से फर्टिलाइज हो चुके होते हैं, और तब इनको बुलाया जाता है जाइगोट के नाम से। तो ये 3 स्टेजेस हम ध्यान रखेंगे। अब वापस बात कंटिन्यू करें अपने डायग्राम पे, तो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट आता है ओविडक्ट, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है फैलोपियन ट्यूब। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इस पार्ट का शेप होता है ट्यूब लाइक, और क्वांटिटी में होता है 2 इन नंबर। फंक्शन की बात करें तो ये पार्ट एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। इसका काम होता है एग्स को फर्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट तक लेके जाना, यानी कि ओवरी से यूट्रस तक लेके जाना। ऑल्सो यही वो पार्ट है जहाँ पे मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके साथ फ्यूज करता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है यूट्रस, जिसका एक कॉमन नेम एग्जिस्ट करता है विच इज वूम्ब। ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम ये बात जानते हैं कि एक ऑर्गन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकियों के मुकाबले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में यूट्रस ही वो ऑर्गन है। ये होता है ये पूरा ब्लू वाला पार्ट, जो कि एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इलास्टिक यानी कि इसमें एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता है, और बैग लाइक यानी कि ये साइज में बहुत बड़ा हो सकता है। और उसको हम इस बात से भी देख सकते हैं कि यही वो पार्ट है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। अब यूट्रस के केस में 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। पहला केस है जब यूट्रस के पास एक नॉन फर्टिलाइज्ड एग आता है, यानी कि एक ऐसा एग जो मेल जर्म सेल से फ्यूज नहीं हुआ है। तो जब जब ऐसा होता है तो यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट हो जाता है, विच अकर्स ऑन अ मंथली लेवल। इसमें होता यह है कि एग जाके बैठता है यूट्रस की लाइनिंग पे, जिसको हम डायग्राम में यूट्रस के अंदर रेड पार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। और इस पार्ट के ऊपर जब वो एग बैठता है तो एग को तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो फ्यूज नहीं हुआ है मेल जर्म सेल से। इंस्टेड न्यूट्रिशन मिलता है उस लाइनिंग को, एंड दिस न्यूट्रिशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ टिश्यू नोन एज द प्लेसेंटा टिश्यू, जो कि प्रेजेंट होती है बॉडी में। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता है इस लाइनिंग को, वैसे वैसे ये लाइनिंग थिक होती रहती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये लाइनिंग और थिक नहीं हो सकती और ये ब्रेक हो जाती है, जिस इवेंट को कॉमनली कहा जाता है पीरियड्स का होना, जो रिजल्ट करता है ब्लड के डिस्चार्ज में फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द फीमेल। वहीं पे दूसरा सिनारियो है जब ओवरी को मिलने वाला एग फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि मेल जर्म सेल से फ्यूज्ड हो चुका होता है। तो उस केस में अगेन एग इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल पे, और इस बार न्यूट्रिशन मिलता है उस एग को। स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो एग भी नहीं है, वो एक्चुअली जाइगोट की फॉर्म ले चुका है। तो जब ऐसा होगा तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग इस बार थिक नहीं हुई होगी और ब्लड का डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा, और ये इवेंट सिग्नल करेगी स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फीमेल। ऑल्सो इस सेकंड सिनारियो के अंदर जब बेबी के बर्थ का टाइम आता है तो यूट्रस पार्ट की जो मसल्स हैं वो एक तरह के स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, जिनको कहा जाता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस, जो बेबी को फीमेल की बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है सर्विक्स। ये पार्ट यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। यूट्रस जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे लोकेटेड होता है। साइज में काफ़ी नैरो यानी कि छोटा होता है। फंक्शन की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि ये अलग अलग पॉइंट्स पे ओपन होता है। जब मेंस्ट्रुएशन की बात होती है तो ये थोड़ा सा ओपन होता है,
ताकि वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि ब्लड को बॉडी से बाहर फ्लो करने में अलाउ करता है। वहीं पे अगर चाइल्ड बर्थ की बात करें तो इसका काम होता है बहुत ज़्यादा डायलेट करना, डायलेट यानी कि ओपन अप हो जाना, ताकि बेबी बॉडी से बाहर आसानी से निकल सके। अगर ये पार्ट बड़ा होने की क्षमता ही नहीं रखेगा तो बेबी बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम के लास्ट पार्ट पे, जिसका नाम है वेजाइना, जिसको जैसा कि हम देख सकते हैं एक ट्यूब के फॉर्म में होता है। फंक्शन की बात करें तो अगेन इसके भी दो फंक्शंस हैं। जिन टाइम्स में बॉडी में मेंस्ट्रुएशन होता है उन टाइम्स में बॉडी से मेंस्ट्रुअल फ्लो के पैसेज को बाहर अलाउ करता है, और दूसरा काम इसका है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी जब जब होगी तब तब यही वो पार्ट है जो पेनिस को यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिसीव करता है। अगर ये पार्ट नहीं होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इंसर्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन यानी कि एक गलत धारणा है, जो कि ये है कि फीमेल्स का जो जेनिटल एरिया है उसका नाम वेजाइना है, जबकि फीमेल्स के जेनिटल एरिया का एक्चुअल नेम होता है वल्वा। और उस पार्ट में वेजाइना वो पार्ट है जो नैरो ओपनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं इस इमेज में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में तो हम बात पूरी कर चुके हैं, बट इसी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उनकी डिटेल्स की बात भी कर लेते हैं। पहला प्रोसेस यहाँ पे है मेंस्ट्रुएशन। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, तो इसकी बात क्विकली करते हैं। इसका कॉमन नेम है पीरियड्स। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है जिसमें ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है प्यूबर्टी के स्टेज के ऑनवर्ड्स, जो जाता है यूट्रस के अंदर। फिर सेकंड स्टेप में इसमें यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो उस एग को नरिश कर सके, और इसमें होता यह है कि यूट्रस में प्रेजेंट लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी होने लगती है। ये सेम नरिशमेंट लाइनिंग के द्वारा इस्तेमाल ना होते हुए एग के द्वारा तब इस्तेमाल करी जाती है जब वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड हो चुका हो, और जब ऐसा होगा तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस का थर्ड स्टेप नहीं होगा, जिसमें होता यह है कि लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक करती है और वो वेजाइना के थ्रू बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। इस पूरे प्रोसेस का एक्टिवेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की स्टेज पे। फ्रीक्वेंसी इस प्रोसेस की होती है वंस ईच मंथ, और ड्यूरेशन इसका वेरी कर सकता है 2 से 8 दिन के बीच में। ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने यूट्रस की लाइनिंग का थिक होना और उसमें से ब्लड के निकलने का एक्चुअल रीज़न अभी भी नहीं पता है, क्योंकि लॉजिकली इसमें ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस तभी होना चाहिए था जिस वक्त यूट्रस के अंदर मेल जर्म सेल आए और वो फर्टिलाइज हो जाए, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस हर महीने होता है। इसके बाद बात करें सेकेंड प्रोसेस की, तो उसका नाम है मेनोपॉज। अब ये फीमेल की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली सीज कर जाती है, यानी कि पूरी तरह से रुक जाती है। इस प्रोसेस की टाइमिंग की रेंज होती है फ्रॉम 45 टू 55 ईयर्स, यानी कि फीमेल्स में मेनोपॉज कॉमनली इस एज के दौरान होता है। रीजन की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू द नेचुरल डिप्लीशन ऑफ द ओवेरियन ओसाइट्स फ्रॉम एजिंग, यानी कि जो एग्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है जो कि एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, और उसके ख़त्म होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाती है। एक आखिरी सवाल और है, और वो है इसके सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे पता चलता है अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपिंग कि मेनोपॉज आने लगा है। तो इसके दो मेन सिम्टम्स हैं। पहला तो है हॉट फ्लैशेस, जिसमें एकदम से गर्माहट वाली फीलिंग आती है बॉडी के अलग अलग एरियाज में, जैसे कि फेस, नेक एंड चेस्ट। और दूसरा सिम्टम इसका है नाइट स्वेट्स, यानी कि रात के वक्त पसीने आने लगते हैं। इसी के साथ बात हो जाती है हमारी कंप्लीट ऑन द टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। रिवीजन क्वेश्चन साथ के साथ आंसर करते रहो, कॉन्फिडेंस बनता है इनसे। इसके साथ कंप्लीट हो जाता है आपका फोर्थ टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बिना ब्रेक लिए चलेंगे इसी टॉपिक के सेकंड हाफ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स के अंदर। ये है इस टॉपिक के नोट्स की शीट। टॉपिक ये भी एक डायग्राम पे ही बेस्ड है। फंक्शन से स्टार्ट करेंगे बात। स्टेटमेंट कहता है सेक्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स नोन एज स्पर्म्स एंड डिलीवर देम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पोर्शंस देखते हैं इसके अलग अलग। सेक्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, यानी कि जो मेल के ऑर्गन्स आएंगे अलग अलग इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उन सबको क्या नाम दिया जाता है? सेक्स ऑर्गन्स। ये बात यहाँ से भी सही है कि ये पूरा सिस्टम ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एड करने में काम करता है, तो इसलिए वहाँ पे सेक्स तो इन्वॉल्व होगा। तो स्पेसिफिकली इस ऑर्गन सिस्टम के केस में ऑर्गन्स को क्या बुलाना ठीक है? सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा पार्ट कहता है टू प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि ये सारे ऑर्गन्स मिलके कलेक्टिवली इनका मेन काम क्या होगा कि ये एक तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिनको क्या कह दिया जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इन सेल्स का टेक्निकल नेम होता है स्पर्म। इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे।
तीसरा हिस्सा कहता है डिलीवर देम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन का ही काम नहीं है सिर्फ इस ऑर्गन सिस्टम का, उस प्रोड्यूस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना भी काम है इसका। तो ये तो हो जाती है इसकी डेफिनेशन की बात। अब चलेंगे डायग्राम के अंदर, जहाँ पे देखेंगे उनके इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स कि उनकी पहचान क्या है और उनके फंक्शंस कि वो काम क्या करते हैं। तो ये तो हम देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक प्रॉपर इमेज। वहीं पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यूज करेंगे ये वाला डायग्राम, जहाँ पे हम आसानी से वो वाले पार्ट्स देख सकते हैं जिनकी बात हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसके अंदर स्क्रोटम। इसकी इमेज की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस इमेज में स्क्रोटम होता है इस वाले पार्ट की आउटर स्किन। इसको डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिक फ्रेज यूज होता है पाउच लाइक सैक ऑफ स्किन। सैक ऑफ स्किन इसको हम देख सकते हैं इस वाली इमेज में कि कैसे ये सैक की तरह दिखाई देता है, यानी कि एक थैले की तरह दिखाई देता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये पार्ट टेस्टिस को कंटेन करने का काम करता है, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब टेस्टिस की बात करें तो इसको एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है विच इज टेस्टिकल्स, और इसका एक सिंगुलर वर्ड भी होता है अगर हम एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं विच इज टेस्टिस। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं इस पार्ट का शेप होता है ओवल और क्वांटिटी इसकी होती है 2, 1 ऑन द लेफ्ट एंड 1 ऑन द राइट। अब इसके फंक्शन की बात करें, दो मेन फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है यहाँ पे दैट दिस पार्ट सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज द टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन्स के बारे में हम जानते हैं कि ये बॉडी में केमिकल्स होते हैं अलग अलग जगह पे जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में स्पर्म के काउंट को रेगुलेट करता है। अब स्पर्म काउंट जो फ्रेज है इसके तो नेम में ही इसकी डिटेल है। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स जो बनाती है टेस्टिस एक बार में, उसको कहते हैं स्पर्म काउंट। इसी को मेंटेन करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतना ज़्यादा स्पर्म काउंट होगा, और जितना कम टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतना ही कम स्पर्म काउंट होगा। और यहीं पे हम बात कर सकते हैं टेस्टिस के दूसरे फंक्शन की भी, विच इज़ दैट इट फॉर्म्स मिलियंस ऑफ मेल जर्म सेल्स, यानी कि स्पर्म्स। यानी कि जितने भी स्पर्म्स बनेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो कौन से पार्ट में बनेंगे, टेस्टिस के अंदर। अब यहाँ पे अगले पार्ट पे जाने से पहले हम 1 मिनट रुक के स्पर्म के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। स्पर्म को कॉमनली एक नाम से जाना जाता है विच इज़ द मेल जर्म सेल। जर्म सेल से यहाँ पे मतलब हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहला सेल। मेल जर्म सेल का मतलब हो जाता है कि किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का पहला सेल जो उसे मेल से मिलता है। और बिल्कुल ऐसे ही जो जर्म सेल किसी नए ऑर्गेनिज्म को अपनी मदर से मिलेगा उसको क्या कह दिया जाएगा, फीमेल जर्म सेल। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक तो होता है हेड वाला पोर्शन और एक होता है टेल वाला पोर्शन, जिसमें टेल वाला पोर्शन काफ़ी लेंदी होता है और इसका एक फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। और यही वो पार्ट है जिसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल जो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को अपने मेल पेरेंट से मिलता है वो स्टोर होता है। अब ये बात अपने आप में यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस पार्ट का साइज बहुत ही छोटा है, बट इसके अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाए और वहाँ पे फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करे, यानी कि मर्ज हो जाए, ताकि वहाँ पे जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे पहला सेल प्रोड्यूस हो सके। अब वापस अपने डायग्राम की बात कंटिन्यू करें तो टेस्टिस में जब ये स्पर्म बन जाता है तो उसके बाद जाता है वो एक नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है वास डेफरेंस, जो कि होता है शेप में एक ट्यूब की तरह। यहाँ पे ये लेंदी सा ग्रीन वाला पार्ट है जिसकी लेंथ अपने आप में काफ़ी बड़ी होती है। इट इज़ इन द रेंज ऑफ 12 to 18 इंचेस। ये स्टार्ट करता है टेस्टिस पे इस वाले पॉइंट पे, फिर ये चलता है पूरा आगे और फिर एंड करता है ये इस वाले पॉइंट पे। इस पार्ट के फंक्शन की बात करें तो ये पार्ट एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है जो स्पर्म को ले जाता है टेस्टिस से पेनिस तक। पेनिस विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसकी बात अभी आगे चल के टॉपिक में होगी। अब स्पर्म चलते हुए जब अपनी जर्नी में आता है इस वाले पॉइंट पे, तब आता है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नोन एज द सेमिनल वेसिकल्स, जिसको सेमिनल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो लोकेटेड होता है ब्लैडर के पीछे। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको ब्लैडर के आगे दिखाया है। ब्लैडर यानी कि वो पार्ट जिसके अंदर यूरिन कंटेंट होता है, जो इस ऑर्गन सिस्टम का एग्जैक्टली पार्ट नहीं है, जिसकी बात हम एक्चुअली करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। उसके पीछे लोकेटेड होता है ये वाला पार्ट, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ दैट इट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड, जिसको कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड, जो इस पॉइंट पे मिक्स हो जाता है उन सारे स्पर्म से जो आ रहे हैं टेस्टिस से। और ये काम क्यों होता है, सो दैट इट अलाउज द इजी फ्लो ऑफ दैट स्पर्म,
यानी कि वो सारा स्पर्म जो आगे का रास्ता तय करे वो आसानी से तय कर सके। इस फ्लूइड की मात्रा अपने आप में कम नहीं होती है, अच्छी खासी परसेंटेज होती है, इट इज अबाउट 70%। अब जो फ्लूइड इस पॉइंट से आगे जाएगा जिसमें क्या होंगे, स्पर्म्स प्लस सेमिनल फ्लूइड, उसके लिए कलेक्टिव नाम दिया गया है, दैट इज सीमेन। अब इस पॉइंट से आगे जिस ट्यूब के अंदर ये फ्लूइड जाएगा वो ट्यूब वास डिफरेंस नहीं है, वो एक्चुअली है यूरेथ्रा, विच इज अगेन नॉट एन ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम, जो कि एक ऐसा ऑर्गन है जिसको प्राइमरीली हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम में। ऑल्दो वो इस ऑर्गन सिस्टम का भी पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि वही वो पार्ट है जिसके थ्रू अब सीमेन यहाँ पे आगे जाएगा। अब इस पॉइंट तक अगर हम रुक के देखें तो क्या हो चुका है, स्पर्म में एक तरह की कंसिस्टेंसी तो ऐड कर दी गई है थ्रू द सेमिनल फ्लूइड दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेमिनल ग्लैंड्स। बट एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो करता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, विच इज नोन एज द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। अब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ मेल्स में ही होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है इजैक्यूलेशन के टाइम पे, यानी कि जिस वक्त सीमेन निकलता है उसी टाइम पे ये भी एक तरह का फ्लूइड इजेक्ट करता है, जिसको बुलाया जाता है प्रोस्ट्रेट फ्लूइड। ये नेमिंग आसान है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकला उसको कह दिया प्रोस्टेट फ्लूइड, और सेमिनल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकला उसका नाम हो गया सेमिनल फ्लूइड। प्रोस्टेट फ्लूइड जो यहाँ पे निकलता है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, विच इज दैट इट कीप्स द स्पर्म अलाइव एंड प्रोटेक्ट्स इट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी। यानी कि जो भी जर्नी अभी स्पर्म को करनी है अपनी बाकी की, उस पूरी जर्नी के दौरान जो फ्लूइड उसे प्रोटेक्ट करता है दैट इज द प्रोस्टेट फ्लूइड। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो सीमेन कौन से पार्ट से निकल रहा है, वो इस वक्त जा रहा है इस वाली यानी कि यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू, जो कि आती है कौन से पार्ट के अंदर, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, पेनिस। ये वो पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट माना जाता है, और यही वो पार्ट है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी बुलाया जाता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये पार्ट नॉर्मली एक फ्लैसिड यानी कि एक लूज स्टेट में रहता है, बट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स यही वो पार्ट है जो ब्लड से फिल होता है और इसकी फ्लैसिड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है एक रिजिड और इरेक्ट स्टेट में, which basically allows for easy penetration into the woman's vagina during the stage of sex। इस पार्ट के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन भी यही है, इंसर्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स टू पास द स्पर्म्स टू दैट पार्ट। यानी कि जिस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी होती है, which is basically the sexual contact between individuals of the same species but of the opposite gender, and it involves the insertion of a man's erect penis into a woman's vagina, resulting in the orgasm and ejaculation of semen। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक ही स्पीशी के दो इंडिविजुअल्स ऑपोजिट जेंडर के इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस में जिसमें मैन का इरेक्ट पीनिस इंसर्ट होता है वुमेन के वेजाइना के अंदर, विच रिजल्ट्स इन ऑर्गेजम एंड द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। तो इस पूरी सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी के दौरान पेनिस का ये काम है कि स्पर्म्स को अपने में से कहाँ पे ट्रांसफर कर दे, वेजाइना के अंदर। ऑल्सो एक छोटी सी डिटेल और है कि जिस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी होती है उस वक्त क्योंकि पेनिस इरेक्ट होता है तो उस वक्त यूरिन की फ्लो ब्लॉक हो जाती है और उस स्पेसिफिक समय पे सिर्फ सीमेन ही पास हो सकता है यूरेथ्रा के थ्रू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द फैक्ट कि सीमेन कहाँ पे जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी यूरिन पास ना हो। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट ऑन द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। और ये हो जाता है हमारा चौथा टॉपिक कंप्लीट। तो बढ़िया कर रहे हैं आप। ब्रेक लेना है तो अगेन दिस इज द पॉइंट। अब चलते हैं अपने पांचवें और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरफ। टॉपिक ये ऐसा है जो आपको पता होना ही चाहिए। ये है इस टॉपिक के नोट्स की शीट। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस टॉपिक को एक दूसरे नाम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है या फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन एक तरह के मेथड्स होते हैं जिनके दो मेन काम होते हैं। पहला और सबसे मेन काम इनका होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, और दूसरा काम इनका होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको शॉर्ट में कहा जाता है एसटीडीज, उनको प्रिवेंट करना। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का मतलब तो ये हो गया कि जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे पूरे चांसेस होते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रेग्नेंट यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा बड़ा होने का जो प्रोसेस है उसके पूरे चांसेस होते हैं वहाँ पे, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है ये। और दूसरा काम इसका है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना, यानी कि ऐसी डिजीज को प्रिवेंट करना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी के दौरान एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफर हो सकती हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं ये मेथड्स।
अब बात यहाँ पे शुरू करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या फीमेल ही वो जेंडर है जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स को कर सकता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि फीमेल ही वो जेंडर है जो प्रेग्नेंट होता है, मेल प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि फीमेल के थ्रू ही कॉन्ट्रासेप्शन होता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर्स अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअली कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। दोनों ही जेंडर्स के पास अपने अपने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स अवेलेबल हैं। तो एक तो हो जाती है ये बात। फिर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इन दोनों जेंडर्स के पास कुछ चॉइसेस भी अवेलेबल हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, या फिर कोई एक ही मेथड है जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे जवाब ये है कि दो कैटेगरीज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हैं, और वो बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन फॉर विच वन वांट्स टू कैरी आउट द कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि जितने समय के लिए एक जना कॉन्ट्रासेप्शन कराना चाहता है उसके बेसिस पे वो चॉइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे पहली चॉइस है टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की, जो कुछ ही समय के लिए बर्थ को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ कैटेगरी है इससे टोटली ऑपोजिट कैटेगरी, यानी कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की कैटेगरी, जो कि ऐसे मेथड्स हो गए जो हमेशा के लिए ही कॉन्ट्रासेप्शन कर देंगे। यानी कि इनको अगर एक बार करा दिया गया तो उसके बाद बर्थ हो ही नहीं सकता। अगर मेल जेंडर ने इसको कराया तो वो कभी किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, और अगर फीमेल जेंडर ने कराया तो वो खुद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे इन दोनों ही मेथड्स में, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के केस में, कौन सी ऐसी बात है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है, वो तो हम जान गए, जो कि है इनका ड्यूरेशन। बट एट द सेम टाइम इनके अंदर एक ऐसी बात भी है जो इनमें कॉमन है, और वो बात ये है कि इन दोनों ही मेथड्स में एक बैरियर क्रिएट किया जाता है बिटवीन द बॉडी ऑफ द मेल एंड द फीमेल, जो ये एंश्योर करता है कि मेल की बॉडी से मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म फीमेल की बॉडी के फीमेल जर्म सेल यानी कि एग के साथ फ्यूज ना करे, क्योंकि वही वो एक्टिविटी है जो जब स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आगे चल के हम जितने भी मेथड्स की बात करेंगे वो सारे ही मेथड्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से इस फ्यूजन को यानी कि इस मिलाप को स्टॉप करने का काम कर रहे होंगे, ताकि वहाँ पे जो अल्टीमेट काम है यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना वो हो सके। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में। तो इनके केस में मेल और फीमेल दोनों में ही सर्जरी परफॉर्म करी जाती है बॉडी के ऊपर। सर्जरी वर्ड को एक्सप्लेन करें तो एक ट्रीटमेंट का ऐसा मेथड होता है जो दवाई देने जैसे सिंपल काम तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बॉडी के किसी पार्ट में कट लगाया जाता है और फिर वहाँ पे बॉडी के इंटरनल पार्ट के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि हार्ट की सर्जरी में हार्ट के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा, वहीं पे ब्रेन की सर्जरी में ब्रेन के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा डायरेक्टली। तो इस केस में क्योंकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, तो प्रेगनेंसी की एक्टिविटी से रिलेटेड जो ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी में काम आते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उसके अंदर ही सर्जरी परफॉर्म होगी। तो अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स करे हैं तो आप जानते होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस वाले पार्ट यानी कि टेस्टिस से निकलते हैं स्पर्म्स, और वो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस वाले पार्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब पे, जहाँ पे वो फाइनली फ्यूज होते हैं यानी कि मिलते हैं, और उसके बाद ही प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सर्जरी का यहाँ पे मेन गोल यही होता है कि इस वाले प्रोसेस को होने से किसी तरह से रोक दिया जाए। तो उसको करने का तरीका मेल के केस में तो ये होता है कि इस वाली ट्यूब को, जिसको कहा जाता है वास डेफरेंस, ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो निकलता है इस वाले पार्ट यानी कि टेस्टिस से, वो आगे जा ही ना सके। और वहीं पे फीमेल की बात करें तो उसके केस में ब्लॉक कर दिया जाता है इस वाली ट्यूब को, जिसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ताकि जो एग्स ओवरी यानी कि इस वाले पार्ट से निकलते हैं वो आगे ना जा सके। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इन दोनों ही मेथड्स में उस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जहां से जर्म सेल आगे ट्रांसफर होता है। मेल के केस में वास डेफरेंस थी वो ट्यूब जो स्पर्म को ट्रांसफर करती थी आगे, और फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब थी वो ट्यूब जो एग को आगे ट्रांसफर करती थी। तो ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अब यहाँ से अगर हम चलें दूसरे कैटेगरी ऑफ मेथड्स यानी कि टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की तरफ, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते थे एक लिमिटेड समय के लिए, तो एक बात तो अभी तक हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जो कि ये है कि इन दोनों मेथड्स में भी एक सर्टेन बैरियर क्रिएट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल से मीट ना करे। पहले बात करेंगे यहाँ पे मेल में इस्तेमाल होने वाले मेथड की। इनमें यूज़ होता है कॉन्डम, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। टेक्सचर में यानी कि टच में ये ऑब्जेक्ट होता है रबर के जैसा। इसको यूज़ करने के मेथड की बात करें तो वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट को पेनिस के ऊपर पहना जाता है। पेनिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला पार्ट होता है ये।
कॉन्डम यहाँ पे इंश्योर करता है कि सारा जो स्पर्म है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाए, और इससे होता ये है कि ये सारा स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं जाता, जो फाइनली ये पक्का करता है कि स्पर्म एग के साथ फ्यूज ना हो पाए। ऑल्सो कॉन्डम के बारे में 2 साइड फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। पहला फैक्ट ये है कि कॉन्डम 100% सिक्योर नहीं होता है। इट इज़ ओनली 97 to 98% सिक्योर, यानी कि हर 100 में से 2 या 3 केस ऐसे होते हैं कि कॉन्डम यूज़ करने के बाद भी स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक चले जाते हैं, विच कैन रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। और कॉन्डम के बारे में दूसरे फैक्ट की बात करें तो वो ये है कि अगर सेक्स की एक्टिविटी के दौरान ये इंश्योर करना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडीज ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए कॉन्डम यूज़ करना सबसे इफेक्टिव मेथड है अमंग ऑल द मेथड्स जिसकी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो ये हो गया वो मेथड जिससे मेल्स टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। अब वहीं पे दूसरे जेंडर यानी कि फीमेल्स की बात करें तो इनके केस में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे होता है पिल्स, जो कि एक तरह के ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स हैं जो ओरली लिए जाते हैं, जो फंक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं। हार्मोनल बैलेंस यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में जो केमिकल्स ओवरी रिलीज करती है, जो ये सिग्नल करते हैं कि एग्स रिलीज हो जाएं ओवरी से, ये पिल उन केमिकल्स के रिलीज को रोक देती है, जिससे होता यह है कि ओवरी से एग्स रिलीज नहीं होते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल प्रिवेंट हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करें फीमेल्स में तो वो एक डिवाइस का यूज़ करती है जिसका नाम है लूप या फिर कॉपर टी, जो कि दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से। ये एक ऐसी डिवाइस है जो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी से पहले यूट्रस में प्लेस कर दी जाए तो ये इंश्योर करती है कि स्पर्म एग से रीच ना कर पाए, यानी कि एग से ना मिल पाए। ऑल्सो इस डिवाइस के बारे में ये जान लीजिए कि ये डिवाइस प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करती है लेकिन एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करती है, यानी कि इसके यूज़ करने के बाद भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और यही ड्रॉबैक पिल्स का भी है। पिल्स के केस में भी एसटीडी प्रिवेंट नहीं होती है, उनका काम भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने तक ही लिमिटेड है। और इसी के साथ बात हो जाती है हमारी कंप्लीट ऑन अ टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। आई होप आपने इस टॉपिक के भी रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए हैं और ये हो जाता है हमारा 5वां टॉपिक कंप्लीट। बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ब्रेक लेना है तो आप जानते हैं दिस इज द पॉइंट। मैं चलता हूँ छठे और आखिरी टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की तरफ। ये है इस टॉपिक के नोट्स की शीट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को एक शॉर्ट फॉर्म एसटीडीज के नाम से बुलाया जाता है। इस फ्रेज का डिफाइनिंग स्टेटमेंट देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है, डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये डेफिनेशन तो अपने आप में काफ़ी आसान है। पहला फ्रेज कहता है डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि ये टॉपिक एक ऐसी कैटेगरी ऑफ डिजीज के बारे में बात करता है जो ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। दूसरा फ्रेज देखते हैं, इट सेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये जो डिजीज का ट्रांसफर होगा ये किसी इंसान के द्वारा ही होगा, किसी और मीडियम जैसे कि हवा या फिर पानी के द्वारा नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी फ्रेज देखें तो वो कहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मीनिंग ये जो ट्रांसफर हो रहा है डिजीज का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये हो रहा है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि है प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेक्स। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये बीमारियां। अब यहाँ पे क्योंकि हम पूरी लिस्ट की बात तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 सबसे कॉमनली होने वाली एसटीडीज के बारे में। इनके बारे में हम ये जानेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इनके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि किन स्पेसिफिक कारणों से ये बीमारियाँ होती हैं। ऑल्सो इस सेक्शन में जब हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और उनके अपने कॉजेज़ भी जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। बट एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इतनी सारी डिजीज़ेस को आसानी से पढ़ने के लिए, उनके कॉजेज़ को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिनकी हेल्प से होता क्या है कि हम उन डिजीज़ेस की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। और इस पूरे एरिया के ऊपर बात करता हुआ एक टॉपिक भी कवर किया था हमने पहले, जिसका नाम था डिजीज़ेस टाइप्स। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर उस पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें तो एक बात आती है, और वो बात ये है कि डिजीज़ेस जितनी भी हैं इस दुनिया में वो 3 मेन कारणों से होती हैं। पहला तो होता है कंजेनिटल, यानी कि ऐसी बीमारियां जो बचपन में ही हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू दियर जीन्स। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। फिर एक दूसरी बड़ी कैटेगरी आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जिसमें आती हैं ऐसी डिजीज़ेस जो हमारी कुछ हैबिट्स जिनको हम फॉलो करते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के टाइम के लिए, उनके द्वारा होती हैं।
और फिर तीसरी कैटेगरी जो आती है जिसकी बात हम यहाँ पे करना चाहते हैं वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि ऐसी सारी डिजीजेस जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम जितनी भी एसटीडीज़ की बात करने वाले हैं वो सारी ही ऐसी हैं जो किसी न किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली डिजीज़ जिसकी बात करेंगे वो है HIV एड्स। सिम्टम्स की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो स्टेजेस में बढ़ती है। सबसे पहली जो इसकी स्टेज होती है उसमें आते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक यानी कि इन्फ्लुएंजा डिजीज, जो कि है एक रेस्पिरेटरी डिजीज। इस इनिशियल स्टेज में होते हैं 3 सिम्टम्स। पहला है फीवर यानी कि बुखार का आना। दूसरा है सोर थ्रोट यानी कि गले के एरिया में पेन या फिर इरिटेशन की फीलिंग होना। और तीसरा और आखिरी है फटीग यानी कि बॉडी में थकान की फीलिंग होना। ये 3 तो हो गए वो सिम्टम्स जो HIV की स्टार्टिंग स्टेज में आते हैं। फिर इस स्टेज के बाद जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है तो इसके कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, यानी कि ये होती है मोस्टली एसिम्टोमेटिक अनटिल इट प्रोग्रेसेस टू इट्स फाइनल स्टेज, दैट इज एड्स। यानी कि ये डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है एक एडवांस स्टेज में जिसका नाम होता है एड्स, जो कि होती है HIV की एक फाइनल और सबसे क्रिटिकल स्टेज, यानी कि सबसे डेंजरस स्टेज। और इस फाइनल स्टेज के अपने सिम्टम्स होते हैं। 2 सिम्टम्स इसके पहले वाले से ही मैच करते हैं, पहले और तीसरे, यानी कि फीवर और फटीग। फिर तीसरा सिम्टम इसका डिफरेंट है जो कि है रैपिड वेट लॉस, यानी कि बहुत तेजी से वेट का घटना। तो ये तो बात हो जाती है HIV और HIV एड्स के सिम्टम्स के बारे में। HIV एड्स के कॉजेस की बात करें तो ये डिजीज होती है एक वायरस के द्वारा जिसका नाम होता है HIV। फुल नेम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेमिंग इसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक ऐसा वायरस जो किसी इंसान के इम्यून सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो डिजीजेस से फाइट करने का काम करता है, उसमें ही डेफिशिएंसी लिया है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी लिया है। बढ़िया नेमिंग करी गई है इसकी। अब वायरस तो हो गया HIV एड्स का कॉज। एक सवाल ये भी आता है कि ये वायरस स्प्रेड होता कहाँ से है। तो इसके स्प्रेड होने के 4 तरीके हैं। पहले 2 तरीके हैं उन बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफर के थ्रू जो होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी के दौरान ट्रांसफर, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की बॉडी में, जैसे कि वेजाइनल फ्लूइड जो ट्रांसफ़र होता है फीमेल से मेल की बॉडी में, या फिर सीमेन जो ट्रांसफ़र होता है मेल से फीमेल की बॉडी में। मेल या फीमेल में से अगर किसी एक की भी बॉडी में वायरस प्रेजेंट है तो वो इन्हीं फ्लूइड्स के थ्रू एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर प्रोटेक्टेड किया गया है सेक्स तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस कम या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। तीसरा स्प्रेडिंग का तरीका है इन्फेक्टेड ब्लड, which is mostly transferred by sharing drug needles with someone that is infected with HIV। यानी कि किसी एक जने को अगर HIV है और उसकी बॉडी पे कोई एक नीडल यूज़ करी गई और फिर वही सेम नीडल यूज़ करी गई किसी एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे, तो वो भी वहाँ पे HIV वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। चौथा और आखिरी तरीका इस वायरस के ट्रांसफ़र होने का है थ्रू इन्फेक्टेड मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। यानी कि अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है HIV वायरस से और वो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है तो उस बेबी में वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हो जाती है हमारी बात अबाउट द वेज इन विच HIV कैन बी ट्रांसफर्ड। अब दूसरी डिजीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिफिलिस। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। दीज मार्किंग्स दैट वी कैन सी आर बेसिकली पेनलेस सोर्स। सोर का मीनिंग यहाँ पे है एबनॉर्मेलिटीज ऑन द स्किन, यानी कि नॉर्मली स्किन जैसी होती है वैसी नहीं रहेगी। और जो ये निशान हम देख सकते हैं ये पेनलेस होंगे, यानी कि बॉडी में कोई दर्द नहीं होगा। इनके अकरेंस की बात करें तो ये बॉडी में कहीं पे भी अकर हो सकते हैं, बट टिपिकली ये 3 एरियाज में देखे जाते हैं। पहला है माउथ यानी कि मुंह के अंदर। दूसरा है रेक्टम यानी कि वो पार्ट जो बॉडी के एनस पार्ट से जस्ट पहले आता है, जो कि बेसिकली वो पार्ट है जहाँ से बॉडी सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। और तीसरा सबसे कॉमन एरिया जहाँ पे इन सोर्स को देखा जा सकता है वो है जेनिटल एरिया, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स का एरिया, यानी कि मेल्स में पेनिस का एरिया और फीमेल्स में वेजाइना। एक बात और, ये बीमारी भी HIV एड्स की तरह स्टेजेस में वर्क करती है। और जो हमने सोर्स की बात करी ये स्टार्टिंग स्टेजेस की डिटेल्स हैं। इसकी सेकंड स्टेज में तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। ये सोर अपने आप चला जाता है बॉडी से, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अपने आप ट्रीट हो गई है ओवर टाइम। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि सिफिलिस की सेकंड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। सिफिलिस डिजीज़ के कॉज की बात करें तो ये डिजीज़ कॉज होती है एक बैक्टीरिया के थ्रू जिसका नाम होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में इन सोर्स के ऊपर, और जब किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन इन सोर्स के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ से ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दूसरा जो इसका स्प्रेडिंग का तरीका है वो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी ही है।
एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बॉडी के जिन एरियाज में सिफिलिस के सोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जेनिटल्स, रेक्टम और माउथ, ये सारे ही ऐसे एरियाज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो जाती है बात हमारी सिफिलिस डिजीज के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट की तीसरी एसटीडी पे। इसका नाम है गोनोरिया। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। मेल्स के केस में तो पेनिस वाले एरिया से एक येलोइश डिस्चार्ज होता है, यानी कि पीले रंग का एक सब्सटेंस निकलता है, विच इज अकम्पनीड बाय इचिंग एंड बर्निंग। बर्निंग यानी कि वहाँ पे एक जलन की फीलिंग होती है जब भी यूरिनेट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम इचिंग यानी कि जेनिटल एरिया में कंटिन्यूसली खुजाने का भी मन करता है। ओवरऑल जितने भी इसके सिम्टम हैं वो मैन के केस में पेनफुल होते हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल्स के केस में तो दे में एक्सपीरियंस अ पेन इन लोअर स्टमक एरिया, यानी कि स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में दर्द होता है, एंड एट द सेम टाइम जेनिटल एरिया यानी कि वेजाइना के एरिया से लिक्विड का एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी होता है। यहाँ पे एबनॉर्मल डिस्चार्ज से मतलब है कि जो लिक्विड का डिस्चार्ज फीमेल्स में नॉर्मली होता है मेंस्ट्रुएशन के द्वारा, उसके अलावा में जिन दिनों में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है बॉडी में, उन दिनों में भी लिक्विड का डिस्चार्ज होता है। ये हो जाती है बात गोनोरिया के सिम्टम्स की। वहीं पे अगर इस डिजीज़ के कॉज की बात करें तो ये डिजीज़ एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसका नाम होता है नीसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, जो कि स्प्रेड होता है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑल्सो गोनोरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, यानी कि किसी पर्सन की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही ख़त्म कर देती है। तो इस एस्पेक्ट से तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द थर्ड एसटीडी गोनोरिया। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के आखिरी हिस्से पे, आर फोर्थ एंड लास्ट एसटीडी। इसका नाम है वॉर्ड्स। इसको हम इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे इसको फिंगर के ऊपर दिखाया गया है, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि ये फिंगर के ऊपर ही हो, ये बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी हो सकती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती है ऑन द स्किन सरफेस, यानी कि स्किन के ऊपर दिखाई देती है, बॉडी के अंदर नहीं है। वहीं पे इसके लुक की बात करें, यानी कि ये दिखती कैसी है, तो इसकी स्मॉल बिनाइन ग्रोथ होती है, यानी कि छोटा होता है, और बिनाइन का मतलब नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको पेन या फिर कोई और फीलिंग नहीं देगी, हार्मलेस सी लगेगी आपको। एंड इट रिजेंबल्स सॉलिड ब्लिस्टर और स्मॉल कॉलीफ्लावर। ब्लिस्टर यानी कि ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि स्किन जब जल जाती है तो जैसा दिखाई देता है, या फिर ये दिखाई देती है कि स्मॉल कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी की तरह छोटी छोटी सी। और तीसरे डिस्क्रिप्शन पॉइंट में बात करेंगे इसके कलर की। कलर जैसा कि हम इसका देख सकते हैं अलग अलग कलर्स में दिखता है। ये वाइटिश हो सकता है या पिंकिश या फिर फ्लैश के कलर का भी हो सकता है, यानी कि स्किन कलर का। और इसके टेक्सचर की बात करें, यानी कि छूने में कैसा होता है, तो ये होता है ग्रेनी यानी कि दानेदार। एंड इट इज़ रफ टू टच, यानी कि खुरदुरा लगता है, स्मूथ नहीं होता है। ये तो हो जाती है बात इस बारे में कि हम वॉर्ड्स डिजीज़ को पहचानेंगे कैसे। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो ये डिजीज़ होती है एक वायरस के द्वारा, जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट में इसके एक्रोनिम यानी कि HPV के नाम से भी जाना जाता है। और ये वायरस कॉज्ड होता है 2 कारणों से। पहला कारण तो इसका वही है जो बाकी 3 डिजीजेस का था, एंड दैट इज़ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। और दूसरा सोर्स इसका होता है व्हेन द स्किन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस, यानी कि जब एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन कांटेक्ट में आएगी एक इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन के उस एरिया से जहां पे वॉर्ड लोकेटेड है, तो ये वायरस वहां पे स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट एसटीडी, एंड सो दिस ऑल्सो कंप्लीट्स योर टॉपिक। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। पिछले किए सभी टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक्स के रिवीजन क्वेश्चंस रह रहे हैं अगर, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका फुल हो जाएगा इस चैप्टर को लेके। और इसी के साथ ना सिर्फ हमारा छठा टॉपिक बल्कि कंप्लीट हो जाता है ये पूरा चैप्टर। तो अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मिलेंगे किसी और दिन किसी दूसरे चैप्टर में। अभी के लिए अलविदा।